वेलकम टू माय चैनल क्लासेस बाय सुनीता मैम। सभी बच्चों का हिंदी की क्लास में स्वागत है। आज हम इस वीडियो में पढ़ेंगे मैथिली शरण गुप्त द्वारा रचित पंचवटी खंड काव्य से लिया गया पद। बच्चों, इस पद में मैथिली शरण गुप्त जी ने चंद्रमा की सुंदर जल और थल में फैली हुई किरणों का बहुत ही सुंदर वर्णन किया है। चारों चंद की चंचल किरणें खेल रही हैं जल थल में, स्वच्छ चांदनी बिछी हुई है अवनी और अंबर तल में। पुलक प्रकट करती धरती है धरती, हरित तृणों की नोकों से, मानो झीम रहे हैं तरु भी मंद पवन के झोंकों से। बच्चों, ये जो पहली पंक्ति है, चारों चंद की चंचल किरणें, देखिए यहाँ पर चा वर्ण 3 बार आया है। चारों में चा है, चंद में चा है और चंचल में चा है। तो बच्चों, जहाँ पर एक ही वर्ण की आवृत्ति एक से अधिक बार होती है तो वहाँ पर अनुप्रास अलंकार होता है। तो इसकी पहली ही पंक्ति में अनुप्रास अलंकार है। और जब अनुप्रास अलंकार का उदाहरण लिखते हैं तो बच्चे इस पंक्ति को भी लिखते हैं उदाहरण के रूप में कि चारों चंद की चंचल किरणें खेल रही हैं जल थल में। पहले तो बच्चों जानो चारू, ये जो चारू शब्द है, चारू का अर्थ होता है सुंदर, और चंद्र का अर्थ होता है चंद्रमा की चंचल किरणें, यानी सुंदर चंद्रमा की चंचल किरणें खेल रही हैं जल थल में। जल यानी पानी और थल यानी भूमि, यानी सुंदर चंद्रमा की किरणें पानी में और पृथ्वी पर दोनों में ही खेल रही हैं। इन पंक्तियों में मैथिली शरण गुप्त जी ने पंचवटी की रात्रि का बहुत ही सुंदर वर्णन किया है। बच्चों, आप पंचवटी को जानते होंगे। ये कौन सा स्थान है जहाँ पर राम जी ने अपनी कुटिया बनाई थी। जब वो वन को गए थे तो उन्होंने वहाँ जाकर कुछ समय रहने के लिए अपनी कुटिया को बनाया था, रहने का स्थान बनाया था। ये वही स्थान है पंचवटी, और उसी पंचवटी का यहाँ पर वर्णन हो रहा है कि जब रात हो रही है, चंद्रमा की किरणें चारों तरफ फैली पड़ी हैं, तो किस तरह से जो वो दृश्य है वो मनोहारी और सुंदर दृश्य दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पर कवि कहते हैं कि चारों चंद की चंचल किरणें खेल रही हैं जल थल में, यानी सुंदर चंद्रमा की चंचल किरणें जल और स्थल पर, यानी जल और भूमि पर सब जगह कीड़ा करती हुई प्रतीत हो रही हैं। कीड़ा मतलब खेल रही हैं जल थल में, या खेलती हुई दिखाई दे रही हैं। आगे कहते हैं स्वच्छ चांदनी बिछी हुई है अवनी और अंबर तल में। अवनी कहते हैं ये पृथ्वी का पर्यायवाची है अवनी, और अंबर है आकाश का पर्यायवाची। बच्चों, अवनी पृथ्वी को कहते हैं और अंबर, ये अंबर आकाश का पर्यायवाची है। स्वच्छ चांदनी बिछी हुई है, यानी चंद्रमा की सुंदर चांदनी जब धरती पर चारों तरफ फैली हुई है तो ऐसे लगता है जैसे कोई स्वच्छ यानी सफ़ेद चादर सी धरती पर फैली पड़ी हो। कहाँ पर? अवनी और अंबर तल में। अवनी माने पृथ्वी और अंबर आकाश पर क्या बिछी हुई है? चंद्रमा की सुंदर किरणों की स्वच्छ चांदनी धरती और आकाश पर बिछी हुई है। एक बार फिर देख लो बच्चों, यहाँ पर पंचवटी की जो रात्रि है, जो रात्रि का जो समय है, उसकी सुंदरता का वर्णन करते हुए मैथिली शरण गुप्त जी कहते हैं कि सुंदर चंद्रमा की चंचल किरणें जल और थल पर सब जगह क्रीड़ा करती हुई दिखाई दे रही हैं। पृथ्वी और आकाश में चंद्रमा का प्रकाश ऐसे फैला हुआ है जैसे किसी ने धरती पर स्वच्छ चादर बिछा दी हो। पुलक प्रकट करती है धरती हरित तृणों की नोकों से। पुलक का अर्थ होता है बच्चों आनंद, हर्ष, खुशी। देखिए बच्चों, पुलक का अर्थ होता है, यहाँ पर जो दिया है पुलक शब्द, ये इसका अर्थ होता है हर्ष या खुशी या आनंद। पुलक प्रकट करती है धरती हरित तृणों की नोकों से। पृथ्वी अपना आनंद, अपनी खुशी, अपना उल्लास
हरी हरी घास की हिलती हुई नोकों से प्रकट कर रही है। यानी जो घास हिल रही है उससे पता चल रहा है कि जो घास है वो बहुत ही खुश हो रही है। तो जो घास का हिलना है वो पृथ्वी का अपना हर्ष को दिखाना है या अपनी खुशी को दिखाना है। मानो झीम रहे हैं तरुवी मंद पवन के झोंकों से। देखिए बच्चों, यहाँ पर मानो आया है। अब जहाँ पर भी मानो आता है वहाँ पर कौन सा अलंकार होता है? वहाँ पर होता है बच्चों उत्प्रेक्ष अलंकार। जहाँ पर मानो, मनु, जनु, जानो आए वहाँ पर उत्प्रेक्ष अलंकार होता है। तो ये इसमें बताया ना, मानो झूम रहे हैं तरुवी मंद पवन के झोंकों से। इसका अर्थ है कि वृक्ष भी अपनी मंद मंद वायु के झोंकों से हिल रहे हैं। यानी जो धीरे धीरे से जो हवा चल रही है और जो वृक्ष की डालियां हैं वो झोंकों से हिल रही हैं, उन्हें देखकर ऐसे लगता है मानो वे भी प्रसन्नता को प्रकट करते हुए झूम रहे हों। यहाँ पर बच्चों बहुत ही आसानी से आपको अर्थ समझाया गया है। एक बार और देख लेते हैं कि चारों चंद्र की चंचल किरणें खेल रही हैं जल थल में। इसका अर्थ है कि मैथिली शरण गुप्त जी कहते हैं कि सुंदर चंद्रमा की किरणें जल और थल में फैली हुई हैं और स्वच्छ चांदनी बिछी हुई है अंबर और अंबर तल में। अवनी और अंबर तल में पृथ्वी और आकाश में स्वच्छ चांदनी बिछी हुई है। पुलक प्रकट करती है धरती हरे तृणों की नोकों से। यानी हरी भरी घास की नोकें ऐसे लगती हैं मानो वे पृथ्वी के सुख से रोमांचित हो रही हैं, खुश हो रही हैं, आनंद मना रही हैं। मानो झूम रहे हैं तरुवी मंद पवन के झोंकों से। यानी वहाँ सभी वृक्ष जो है मंद मंद वायु के झोंकों से झूमते हुए प्रतीत हो रहे हैं और आनंद मनाते हुए से लग रहे हैं। बच्चों ये तो हुआ इसका अर्थ। अब आपको परीक्षा में किस प्रकार से लिखना होगा? सबसे पहले आपको लिखना है संदर्भ। तो किस प्रकार से आप संदर्भ लिखेंगे ये देख लेते हैं। यहाँ पर देखिए बच्चों, सबसे पहले लिखा जाता है संदर्भ। अर्थ लिखने से पहले संदर्भ लिखेंगे और संदर्भ में आप किस प्रकार से लिखेंगे? प्रस्तुत पदखंड। प्रस्तुत पदखंड राष्ट्र कवि मैथिली शरण गुप्त द्वारा रचित पंचवटी काव्य से हमारी पाठ्य पुस्तक के खंड काव्य से संकलित पंचवटी शीर्षक कविता से उद्धृत है। इस प्रकार से आप संदर्भ लिखेंगे कि प्रस्तुत पद खंड राष्ट्र कवि मैथिली शरण गुप्त द्वारा रचित पंचवटी काव्य से हमारी पाठ्य पुस्तक खंड काव्य खंड में संकलित पंचवटी शीर्षक कविता से उद्धृत है। फिर लिखेंगे बच्चों इस प्रकार से व्याख्या जो भी आपने समझी। यहाँ पर भी देखिए इस प्रकार से लिखा हुआ है कि गुप्त जी पंचवटी की रात्रि सुषमा का वर्णन करते हुए कहते हैं कि सुंदर चंद्रमा की चंचल किरणें जल और थल सब जगह कीड़ा करती हुई प्रतीत हो रही हैं। पृथ्वी और आकाश में चंद्रमा का प्रकाश ऐसे फैला हुआ है जैसे किसी ने धरती पर स्वच्छ चादर बिछा दी हो। पृथ्वी अपना हर्ष और उल्लास हरी हरी घास की हिलती हुई नोकों से प्रकट कर रही है और वृक्ष मंद मंद वायु के झोंके से हिल रहे हैं। उन्हें देखकर ऐसे लगता है मानो वे अपनी प्रसन्नता को प्रकट करते हुए झूम रहे हैं। इसे देख करके बच्चों वीडियो रोक करके आप अपनी कॉपी में इसे नोट कर लेंगे और लिख लेंगे। आगे लिखा जाता है बच्चों काव्य सौंदर्य। बच्चों काव्य सौंदर्य लिखना बहुत ही जरूरी होता है क्योंकि इसके भी नंबर आपको मिलते हैं। काव्य सौंदर्य में बच्चों पहले लिखा जाता है पहले नंबर पे जो भी अर्थ में बताया जा रहा है या किसका वर्णन हो रहा है। तो यहाँ पर पंचवटी की रात्रि कालीन सुंदरता साकार रूप में हो उठी है, या इस तरह से भी लिखेंगे कि यहाँ पर पंचवटी की सुंदरता का वर्णन किया गया है। दूसरा आता है बच्चों प्रकृति का चित्रण और आलंबन रूप में हुआ है। यहाँ पर प्रकृति का बहुत ही सुंदर चित्रण हुआ है और आलंबन रूप में हुआ है। दूसरा आता है भाषा। भाषा इनकी खड़ी बोली है, रस श्रृंगार है और गुण माधुर्य है। और बच्चों अलंकार हमने पहले ही बता दिया था कि इसमें कौन कौन सा अलंकार है। तो इसमें अनुप्रास भी है और उत्प्रेक्षा है और मानवीयकरण है। मानवीयकरण बच्चों वहाँ पर होता है जहाँ पर प्रकृति को मानव के रूप में दिखाया जाता है या मानव जैसा व्यवहार करते हुए दिखाया जाता है, तो वहाँ पर मानवीकरण अलंकार होता है। छंद है यहाँ पर मात्रिक। और मानवीकरण कैसे है बच्चों यहाँ पर, क्योंकि जो हरी हरी घास है वो अपना आनंद प्रकट कर रही है। तो बच्चों घास एक जो है निर्जीव है, लेकिन प्रकृति मानव की तरह जो है आनंद महसूस कर रही है। और जो आनंद महसूस करते हैं वो मानव करते हैं, इंसान करते हैं, लेकिन यहाँ पर इंसानों के जैसे जो है मानव की तरह आनंद
मनाते हुए हरी हरी घासों को, पेड़ों को दिखाया जा रहा है, तो इसीलिए यहाँ पर मानवीय अलंकार है। तो बच्चों, आज इस वीडियो में हमने समझा मैथिली शरण गुप्त द्वारा रचित पंचवटी खंड काव्य से लिया गया चारों चंद की चंचल किरणें खिल रही हैं जल थल में, इसका अर्थ। बच्चों, अगली वीडियो में हम मैथिली शरण गुप्त द्वारा रचित पंचवटी के दूसरे जो पद हैं उनका अर्थ समझेंगे, और मुझे आशा है कि इस पद का अर्थ आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। अगर आ गया है तो वीडियो को लाइक करिए, और जिन बच्चों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, जो चैनल पर नए हैं, वो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, और जो साथ में घंटी है उसको भी प्रेस करें ताकि अगली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले उनके पास पहुंच जाए। धन्यवाद।